तो मैं स्टडी विथ राजन से राजेंद्र कुमार। यहाँ पे हम आते हैं जय विकास पढ़ेंगे। लुसेंट का जीव विज्ञान का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये आपको मेरा तीसरा वीडियो है, मेरा। ठीक, तो जय विकास के बारे में आज समझेंगे। तो जय विकास क्या होता है उसको जानते हैं। तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव से कार्मिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जय विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब जीवों के विकास को जय विकास कहते हैं। जैसे पहले आपको साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के बाद इससे अनेकों प्रकार के जीव बने। ठीक है, और आज मनुष्य, शेर, बाघ सब कुछ बने हुए हैं इसी से। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आपको जय विकास हुआ है। जैसे मनुष्य का बंदर से जय विकास हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जय विकास कहा जाता है। याद रखिएगा। जय विकास के बारे में आपको लैंगमार्क, डार्विन, बैसेल्स, डी ब्रिज आदि ने सिद्धांत दिया है। इनके सबको सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जय विकास के संबंध में अपने अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपना थ्योरी दिया है। तो इस थ्योरी से हमको कोई मतलब नहीं है। जय विकास क्या होता है समझ गए। अब देखिए, कुछ अंक के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद उनके थ्योरी के बारे में जानेंगे। समझात अंक क्या होता है। तो समझात अंक ऐसे अंग होते हैं जिनका आपको विकास जो होता है, संरचना होता है, एक समान होता है, लेकिन काम जो होता है अलग अलग होता है। काम करने की दृष्टि से देखिएगा तो उनका अलग अलग होगा, लेकिन जब उनके संरचना को देखिएगा अंग को, तो लगेगा कि सब अंग एक ही समान संरचना से बने होते हैं। जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली के पंजा और मनुष्य के हाथ, ये सभी में आपको रेडियो संरचना एक समान मिलेगा। हड्डी का संरचना जो होगा एक समान होगा, लेकिन काम अलग अलग हो जाता है। चमगादड़ के पंख उल्टे का काम करता है, घोड़ा का अगला टांग दौड़ने का काम करता है, बिल्ली का पंजा पकड़ने का काम करता है, मनुष्य का हाथ पकड़ने का काम करता है। ठीक, आज सील का फ्लिपर तलने का काम करता है। ठीक, ये बता दें, इनमें सभी में ह्यूमस, रेडियोअल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस जैसी अस्थियां होते हैं। ये सब हड्डी के प्रकार है हाथ के। ठीक, ये आपको बता दिए। तो ये यही अंतर होता है। तो समझात अंग में अगर अंतर आपसे पूछा तो कहिएगा कि काम की दृष्टि से अलग अलग लेकिन संरचना समान। समझात अंग संरचना समान, काम की दृष्टि से अलग अलग। संरचना समान, काम की दृष्टि से अलग अलग। इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं। यहाँ पे आपको आ जाइएगा, तो यहाँ पे आइएगा, एक अंग मिलेगा आपको समरूप अंग। समरूप अंग क्या होता है कि काम की दृष्टि से समान दिखेगा, लेकिन संरचना क्या होगा उनका अलग अलग होगा। ठीक, उसमें आपको समझात में क्या थे, संरचना समान थे, काम अलग अलग था। समरूप में क्या होगा, काम एक समान होगा और आपको संरचना अलग अलग हो जाएगा। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना उनका अलग अलग होता है। ठीक, उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितली के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उसकी अग्रपाद के पद द्वारा हुआ है, मतलब अगला पार पंख पर जो है उसका पंख बन गया है। चमगादड़ का पंख की रचना हाथ की चार लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। मतलब संरचना अलग अलग है, लेकिन काम क्या है सबका, उड़ना। तो ये आपको क्या हो गया, समरूप अंग। मतलब काम समान हो लेकिन संरचना क्या हो, अलग अलग हो, उसको समरूप कहेंगे। समझात में संरचना समान होगा, काम अलग अलग होगा। ठीक, औशसी अंग वैसे अंग होते हैं जिनका काम अब नहीं रह गया है। ठीक है, उसको औशसी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के त्वचा का बाल का काम अब नहीं रहा। जब कभी था, जब मनुष्य नंगा रहता था उस समय इनका काम था, अब नहीं रहा। तो मनुष्य के जो बाल हैं वो आपको औशसी अंग हो गए। मनुष्य जब घास खाता था तो अपेंडिक्स का काम था, आजकल अपेंडिक्स का काम नहीं है, तो मनुष्य में ये अपेंडिक्स हो गए। कान के बाहरी पार्ट जो है उसका भी काम अब नहीं रहा। ठीक, तो ये आपको कान का बाहरी पार्ट जो होता है, कर्ण प्लव जो होता है, वो भी औशसी अंग हो गए। इस प्रकार से मनुष्य में कितने औशसी अंग होते हैं, 100। ये बात याद रखिएगा। मनुष्य में सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो होते हैं कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। याद रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषण वाले जीव का विकास हुआ वो जीव का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। याद रखिएगा। जल स्थल जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। याद रखिएगा। स्तनी वर्ग के जंतु के विकास भी सरीसृप से हुआ है। चलिए, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, ठीक है, प्राचीन कालीन जीव एवं पादपों के अवशेष जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अथवा विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जय विकास के सिद्धांत।
तो जैव विकास के सिद्धांत जो हैं आपको अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग दिए गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैव विकास के सिद्धांत में एक आता है लय मार्कवाद। क्या आता है? तो लय मार्कवाद। लय मार्कवाद के अनुसार क्या होता है, आपको जैव विकास मतलब जीव का विकास कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में सिद्धांत देंगे ये लोग। तो इसमें आपको लय मार्कवाद जो होता है इसको कौन दिया है? तो लय मार्क के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कौन दिया? तो लैमार्क के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत। इनके पुस्तक का नाम क्या है? लैमार्क का। तो फिलोसफिक जूलॉजिक याद रखिएगा। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जीव एवं इनके अंगों में सतत बड़े होने रहने की प्रकृति पाई जाती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीव में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। जैसे मनुष्य के हाथ और पैर की उंगलियां, हाथ के उंगली का उपयोग अधिक होता है तो उनका विकास अधिक हो गया है, वो लंबा है। और मनुष्य का जो पैर की उंगली है उनका मतलब उपयोग नहीं है तो उनकी क्या होता है, वो छोटी हो जाती है उसी तरह से। ठीक, और उसके बाद आपको जिराफ का गर्दन जो होता है ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पकड़ने का काम आता है तो उसका हाइट बहुत बढ़ गया है। तो ये आपको जो अंग उपयोग में अधिक आएगा उसका विकास अधिक होगा, जो अंग उपयोग में नहीं आएगा उसका विकास कम होगा। ये कौन बोले हैं? तो लैंडमार्क बोलते हैं इसको, इसी को लैंडमार्कवाद कहते हैं। ठीक, इस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग होते जाएगा अंग का तो एक क्या होगा, जिस अंग का उपयोग नहीं होगा तो वो अंग विलुप्त हो जाएगा। अब विलुप्त होने के बाद में एक खास प्रकार की जाति बन जाएगा। जैसे मनुष्य से जब पूंछ था उसका उपयोग नहीं रहा मनुष्य में तो विलुप्त हो गया पूंछ। जब पूंछ विलुप्त हो गया तो एक खास बंदर से एक मनुष्य बन गया, तो एक जाति का विकास हो गया। इसी सिद्धांत को प्रूव करता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डार्विनवाद जो थे, मतलब डार्विन के द्वारा दिया गया था, जो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, वो आपको बीगल नामक जहाज पे 1831 डेट याद रखिएगा, 1831 में बीगल नामक जहाज पे विश्व भ्रमण पर निकले और पूरे विश्व का भ्रमण किए। ठीक है, और इनको अनुसार कहा गया पूरा विश्व का भ्रमण किए देखे तो कहें कि ओ प्रत्येक जीवों में संतान उत्पत्ति की पर्याप्त क्षमता है। ठीक है, अतः धरती पर पृथ्वी पर बने रहने के लिए प्रत्येक जीव में संघर्ष होगा। भाई जो विजेता बनेगा वो यहाँ पे रहेगा, जो विजेता नहीं बनेगा वो विलुप्त हो जाएगा। ये बातें बोले हैं, यही इनका सिद्धांत है। तो डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवों से जीवन पर्याप्त संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष जातीय, अंतरजातीय तथा प्रजननीय होते हैं। ठीक है, दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं, मतलब दो सजातीय जीव होगा वो भी समान नहीं होगा, उनमें भी संघर्ष होगा। जो यहाँ पर रह पाएगा, जो जीव जीतेगा वो यहाँ पर रहेगा। ये विभिन्नता इन्हें इनके जनक से अंशागुणित में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, कुछ उनके लिए हानिकारक होता है। जीवन में विभिन्न विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं को अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोग विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती करती। अब देखिए जो अंग का भी इनके मतलब उपयोग होगा, संघर्ष करने जीवित रहेंगे, संघर्ष के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, ढालते ढालते एक नया जीव बन जाएगा, एक पुराने जीव से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक नया जीव बन गया डार्विनवाद के कारण। ठीक है, तो यही बात डार्विनवाद का है कि देखिए पर्यावरण के अनुकूलता के अनुसार यहाँ संघर्ष में जो विजेता बनेगा ये जीतते जाएगा। तो ये जो जीव होगा दोनों में संघर्ष होगा। संघर्ष के बाद ये हार जाएंगे तो ये अपने अनुसार रहेंगे, सेम रहेंगे। ये जीतेगा तो अपने आप में परिवर्तन करेगा, फिर प्रजनन से लड़ेगा, प्रजनन के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा, फिर उस प्रजनन को अनुकूल ढालने का प्रयास करेगा तो ये भी अपने आकृति रंग रूप में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन करते करते जाएगा और एगो अलग जीव बन जाएगा और इस जीव से अलग जीव हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपको जीव नए नए जीव बनते रहते हैं। ठीक, तो डार्विन बोले हैं जैसे मनुष्य जो वर्तमान मनुष्य हैं जनजातियों से भिन्न है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कैसे हम लोग अपने आप को अलग करते हैं, एक नया जीव मतलब अपने आप नहीं बने हैं लेकिन एक नए जीव की तरह दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो यही सिद्धांत ये बताता है भविष्य में क्या होगा, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो इनको अलग जाति माना जाएगा। ठीक, चलिए नौ डार्विनवाद। अब नौ डार्विनवाद का वाद का क्या कहना है, तो ये कहते थे कि इस जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है। मतलब नौ डार्विनवाद के अनुसार मनुष्य में जीव विकास के लिए, मतलब मनुष्य नहीं प्रत्येक जीव में विकास के लिए अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, एक साथ प्रभाव होता है, जिससे इन जाति की नई जाति बन जाती है। ठीक है, ये जो कारक जो है विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिकरण, ठीक, उसके साथ साथ आपको जनन है। इस प्रकार से इनका क्या कहना था,
नॉन डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों का नई जाति बन जाती है, जिससे जीन परिवर्तन के कारक विभिन्नता बढ़ जाती है। ठीक, अब देखिए सेम लगभग में है ये भी नॉन डार्विनवाद। नॉन डार्विन कहते थे कि एक कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बहुत सारे कारक का प्रभाव पड़ता है। और मुख्य भूमिका निभाता है जीन। जीन में परिवर्तन हुआ तो जीन में जब परिवर्तन हो जाएगा तो एक नया जाति बन जाएगा। ठीक, जिनके जीन में परिवर्तन नहीं होगा वो समान रहेंगे, जिनके जीन में परिवर्तन हुआ वो एक नया जाति बन गया। ये कौन कहता है? नॉन डार्विनवाद कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट उत्परिवर्तन, ये मोस्ट में भी है। ये उत्परिवर्तन जो है हांगरो डी ब्रिज ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इनका मेन काम क्या है? इनका कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे परिवर्तन नहीं होता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। कोई जीव में अचानक परिवर्तन हो जाता है, अचानक एक जीव से अलग जीव बन जाता है। ठीक, ये आपको उत्परिवर्तन के जरिए बताया गया है। ठीक है, ये इनका देखिए नए जीव जाति की उत्पत्ति लक्षणों की छोटी मोटी स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय और कर्मिक विकास के फलस्वरूप नहीं होता, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप एक नई जाति बन जाती है, मतलब अचानक जाति बन जाता है। ठीक, उपयुक्त मतलब सब बात बोले हैं विभिन्न प्रकार, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या बताए हैं वो देखते हैं। वहीं बोलेंगे एक नई जाति मान जाती है, एकाएक मतलब भिन्नता आ जाती है, एक नई जाति बन जाती है। ठीक, बस याद रखिए। अनुवांशिकी जो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलते हैं उसी को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारकों के अध्ययन को अनुवांशिक कहते हैं। और कैसे कैसे जाता है उसी को अध्ययन कीजिएगा तो अनुवांशिक कहिएगा। जेनेटिक्स कीजिएगा। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये यूरोप की कंट्री है। ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। अनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया है, जबकि जीन शब्द जो होता है जोहानसन के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा जीन का होता है, तो जीन आपको क्रोमोसोम पे होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब डिटेल में पढ़ना है। नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बहुत कम पूछता है। इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो विद्वान बनना चाहे याद रख सकते हैं। ठीक है, जो नहीं बनना चाहेंगे वो भी ज़्यादा उन लोग से पीछे नहीं रहेंगे। वो मिट्टी की ये बात याद रखिएगा। मटर के दो पौधों को बाद में लिया, एक था पीला और गोल चिकना, और दूसरा था झुलीदार और हरा। बस इतना से काम आपके एग्जाम में चल जाएगा। ठीक, बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम आएंगे तो डब्ल्यू वाटसन ने क्या किया? जेनेटिक्स के नाम का प्रयोग सबसे पहले किया था। जीन शब्द का प्रयोग जोहान्सबर्ग ने किया था। फिनोटाइप क्या होते हैं? जिम्मेदारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप जो आपको जीन के में लक्षण होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग को याद नहीं करना है। अब इसको भी कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने का। हाँ, इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, कि यहाँ पे याद ये रखिएगा कि लिंग संलग्नता जो होता है वो सर्वप्रथम मॉर्गन के द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या किया गया था। बस ठीक, चलिए अब लिंग संलग्नता का मतलब क्या होता है कि कोई गुण आपको मिलता है अपने पूर्वज से, वहीं आपको लिंग संलग्नता कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे गंजापन, रंग वर्णता ये सब होता है, ये आपको अनुवांशिक रोग है, तो उसी को लिंग आपको सहनता कहेंगे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कौन किए हैं? तो मॉर्गन किए हैं। लिंग संलग्नता जो होता है गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक प्रकट होते हैं, लेकिन वहाँ कौन होती है? स्त्रियाँ, लेकिन स्त्रियों में नहीं जाता है, ये पुरुष में चल जाता है। ठीक है, वहाँ कौन होता है? तो स्त्रियाँ, लेकिन स्त्रियों में नहीं प्रकट होता है बल्कि पुरुषों में प्रकट होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए मानव अनुवांशिकी की ये जो होता है, यहाँ पे आपको जीन की संख्या दिया गया है प्रत्येक जीव में, तो इसमें एक याद रखिएगा एस्करिन 2 गो होता है, और सबसे अधिक जो होता है टेरिडोफाइट्स में होता है 1300 रफली याद रखते हैं। बाकी सबको छोड़ के चलिए, मनुष्य याद रखिएगा 46 को। ठीक, चलिए हम आते हैं मानव अनुवांशिकी में, ह्यूमन जेनेटिक्स में। तो गुणसूत्र का नामांकन डब्ल्यू वाल्टर के द्वारा किया गया था। ठीक, गुणसूत्र जीन का किस पे होते हैं? तो गुणसूत्र पे होते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। ठीक है, इसको छोड़िए मत याद कीजिए, आगे आइए। यहाँ पे हम आएंगे गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होता है तो उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। अब देखिए जो कोशिका विकसित नहीं होगा तो उसका केंद्र कहाँ होगा? तो आपको कोशिका द्रव में होगा। तो कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं,
ठीक है। तो गुणसूत्र के बाद जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में, अब कोशिकांग कोनो कोशिका में जीन मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा जीन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे तो छोड़िए। मनुष्य में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अमीनो अम्ल से जो होते हैं, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। आर्थर कार्नबर्ग जो थे उन्होंने ही आपको डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, इस बात को याद रखिए, जिसकी सहायता से डीएनए संश्लेषण होता है। ठीक, और हरगोविंद खुराना क्या कहते हैं, डीएनए का संश्लेषण कहते हैं। ठीक, मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके जरिए होता है, तो पिता के आपको गुणसूत्र से होते हैं। अब देखिए जो आपको पुरुष होंगे उसमें XY गुणसूत्र होगा। ठीक है, XY मतलब यहाँ पे बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। 22 सॉरी भाग गया, कहाँ गया 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट खोलने दीजिए फाइल। यहाँ पे आया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं पुरुष में लिंग निर्धारण। तो पुरुष में जो जीन होता है वो आपको 22 + X के रूप में होता है, 22 + X के रूप में होता है, सॉरी 22 + Y के रूप में होता है। एगो हो गया, एगो होगा 22 + X के रूप में। ठीक, 44 से 46 हो गया, 22 दूनी 44 तो 46 हो गया। ठीक, 23 जोड़ी हो गया, 46 हो गया। इस तरह से पुरुष में होगा, स्त्री में 22 + X होगा और 22 + X ही होगा। ठीक, तो आधे वे जीन 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है, अर्थात 22 + X, और आधे वे जीन में 23वीं जोड़ी Y गुणसूत्र आता है, 22 + Y। इस तरह हो गया, ये सब XX है, एक सब। ठीक है, इस रूप में होगा। ये 22 गो है, XX में है, ये XX में है, लेकिन एक Y हो गया, एक Y होगा। इधर क्या होगा आपको, स्त्री में को क्या होगा, 22 + X ही होगा और दूसरा 22 + X ही होगा। ठीक है, तो 2 को मिलेगा जीन, ये मिला ना, तो मिला, तो यहाँ से Y उठ गया, यहाँ पे X आ गया। तो जब XY चले जाएंगे साथ में तो क्या होगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, अब X जब यहाँ से ये जो है आपको X वाले साथ संग मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों XX हो गया, 22 + XX हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको लड़की हो गई। ठीक, तो Y जो होता है लड़का का चिन्ह से, X जो है लड़की के चिन्ह से, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और XY जो होता है लड़का बनता है और XX जो होती है लड़की बनती है, इसे बस इतना याद रखिएगा। ठीक, आगे हम आएंगे। प्रखनली शिशु जो होता है उसमें निषेचन क्या होता है, प्रखनली के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रखनली शिशु में अगर माता के शरीर या पिता के शरीर में कोई गड़बड़ी हो, माता के शरीर में विशेषकर गड़बड़ी होता है तो प्रखनली ये हो गया। ठीक है, माता से अंडाणु लिया जाता है, पिता से स्पर्म लिया जाता है। ठीक है, दोनों का निषेचन क्या किया जाता है, प्रखनली में करा दिया जाता है। निषेचन जब अंडाणु और शुक्राणु, ये आपको 1 मिनट रुक जाइए, ये आपको प्रखनली हो गया, ये आपको अंडाणु हो गया, ये शुक्राणु हो गया, पहुँच की तरह होता है। ठीक है, आपको जब अंडाणु से शुक्राणु जाकर मिलते हैं, ठीक है, तो आपको निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, आपको जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। तो निषेचन जो होता है, ठीक, निषेचन होता है माता के शरीर में होता है, और प्राकृतिक निषेचन होता है। और हम लोग कृत्रिम निषेचन करना चाहें, प्रखनली शिशु में बच्चा को जन्म देना चाहें, मतलब निषेचन करना चाहें, तो निषेचन कहाँ होगा, तो प्रखनली में होगा। ठीक है, यहाँ प्रखनली के अंदर होगा। और जब बच्चा 4-5 दिन का हो जाता है तो उसको माता के शरीर में, तो उस जाइगोट को, माता का बच्चा नहीं जाइगोट रहता अभी, तो जाइगोट को माता के शरीर में फिर डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रखनली शिशु में के मामले में निषेचन कहाँ होता है, प्रखनली के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है कि हाँ सर समझा रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम भी हो रहा है, उसको भी बताइए, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।